नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ओम शिवा क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए केमिस्ट्री के 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आइए इसे हम लोग देखते हैं। कह रहा है पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिल क्लोराइड का बनना कैसा उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण है। दोस्तों, यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का गुण होता है। किस चीज का गुण होता है जी, एल्कीन का। याद कर लीजिएगा दोस्तों। उष्माशोषी अभिक्रिया है, ये हमारा पहला जो है हमारा अभिक्रिया, जो N2 + O2 बन क्या बनेंगे जी, 2NO बनेंगे। यह हमारा कैसी अभिक्रिया है, एक प्रकार की उष्माशोषी अभिक्रिया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है जो 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में से उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाओं को बताइए। दोस्तों, यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों एक प्रकार के क्वेश्चन ही है, जो चारों को यह बताना है कि इसमें कौन उष्माशोषी और कौन उष्माक्षेपी है। दोस्तों, मैं आप लोग एक बात बता दूं, कह रहा है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उष्मा निर्मुक्त होती है उष्माक्षेपी कहलाती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रहा हूं। पहले उष्माशोषी की परिभाषा सुन लीजिए कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस दिया गया है और माइनस दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि प्लस वाला उष्माक्षेपी होगा, प्लस वाला क्या होगा, उष्माक्षेपी होगा, और माइनस वाला क्या होगा जी, उष्माशोषी होगा। दोस्तों, आप प्लस वाला देखेंगे, अर्थात कहने का मतलब यह है कि उष्मा जो है निर्मुक्त होती है। उष्मा जब निर्मुक्त होगी तो वहाँ पर उष्मा क्षेपी होगी, और उष्मा जहाँ क्या होगा, अवशोषण होगा, उष्मा का अवशोषण होगा, वहाँ पर उष्माशोषी होगा। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा पहला क्या है जी, पहला हमारा उष्माक्षेपी है, और ये C नंबर जो देख रहे हो यह उष्माशोषी है। दोस्तों, इसी प्रकार आप लोग यह दोनों करेंगे। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, जो 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा क्या होती है, आयरन की मात्रा कम होती है। इसमें आयरन की जो मात्रा होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि दुर्बल अम्ल का एक उदाहरण दो। दुर्बल अम्ल का एक उदाहरण बताइए। दोस्तों, दुर्बल अम्ल कौन होता है जी, HCN होता है। क्या होता है जी, HCN एक दुर्बल अम्ल है। दोस्तों, बैटरियों में प्रयोग किए जाने वाला अम्ल कौन सा है। हम जानते हैं कि बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। ये बहुत ही आसान सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें होता है, बैटरियों में क्या लगा होता है जी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है जी। अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, अर्थात अभी हमने देखा कि H2 कितना होता है, 2 होता है। कितने होते हैं जी, 2 होते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। हम दोस्तों जानते हैं, यह भी एक अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये पूछता है अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, उदासीन का 7 होता है, और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का जो सांद्रण दिया गया, कितना दिया गया है, सांद्रण दिया गया है 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान, दोस्तों मैं आपको यहाँ पर हल कर दिया हूँ, समय न लगने के लिए आप इसको एक बार देख सकते हैं कैसे हल हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर pH मान हमारा कितना है, pH मान 12 प्राप्त होगा। कितना होगा, pH मान हमारा 12 आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जल में क्या जाता है, विरंजक छूट जाता है, CaOCl2। विरंजक चूड़ का सूत्र याद कर लीजिएगा दोस्तों, CaOCl2। करा कि विरंजक चूड़ पर तोन H2SO4 की अभिक्रिया में गैस निकलती है। तोन H2SO4 की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, हम जानते हैं क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। दोस्तों, मैं इसका ऑप्शन नहीं दिया हूँ क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा, कम समय के लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सके। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। Na2CO3 × 10H2। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ, Na2CO3 × 10H2। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हम जानते हैं खाने के सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2। कभी कभी इसमें जल का अणु पूछता है जो 10 होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुणों के आधार पर तत्वों को कितने श्रेणी में बांटा गया है। गुणों के आधार पर तत्वों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, 3 में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। दोस्तों, इसमें भूलेंगे नहीं,
जो लेगा वह ऋण होगा, जो देगा वो धनी आदमी होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह धातु जो समान ताप पर द्रव होता है, हम जानते हैं कि समान ताप पर द्रव धातु कौन होती है, मरकरी होती है अर्थात पारा होता है। जो Hg80 होता है, जिसका प्रमाण क्रमांक Hg80 होता है। दोस्तों अगला कह रहा है कि धातुओं में सर्वाधिक आघातवर्धनीयता धातु कौन सा है। दोस्तों हम जानते हैं कि धातु में सर्वाधिक आघातवर्धनीयता सोना का होता है। किसका होता है, सोना का सबसे अधिक आघातवर्धनीयता होता है। दोस्तों कह रहा है कि धातु को पतले तारों की खींचने की क्षमता क्या कहते हैं, पतले तारों को खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, और पीटने को आघातवर्धनीयता कहते हैं, और सुचालकता को चालकता कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है। बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन धातु, किसका, टंगस्टन धातु का प्रयोग होता है, टंगस्टन, जो उच्च तापमान पर भी गलता नहीं है। दोस्तों अगला कह रहा है कि धातुओं के साइड समानता होते हैं, धातुओं के साइड समानता क्षारीय होते हैं। कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक बार इसको जरूर देखिएगा। धातुओं के साइड होते हैं, समानता क्षारीय होते हैं। क्या होता है जब कैल्शियम की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। दोस्तों जानते हैं कि कैल्शियम के जल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। किसके बनते हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। और क्या होता है जी, तथा कैल्शियम की सतह पर जमा हो जाते हैं। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं और कैल्शियम की सतह पर जमा हो जाते हैं। कह रहा है कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम होती है अम्ल से हाइड्रोजन क्या करती है, विस्थापित कर देती है। दोस्तों पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, जिनमें क्या होता है जी, 70% कापर होता है, जिनमें 70% कापर और 30% जिंक होता है। दोस्तों हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है एंटीमनी। एंटीमनी क्या है, एंटीमनी एक उपधातु है। दोस्तों एंटीमनी क्या है, एंटीमनी एक उपधातु है। तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि अमलगम होते हैं। अमलगम दोस्तों एक मिश्र धातु होता है। क्या होते हैं, मिश्र धातु। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। जर्मन सिल्वर में सोना नहीं होता है। क्या होता है जी, सोना नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कापर 50% होता है, जिंक 35% होता है और निकिल 15% होता है। फिर कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत कोल तार तथा पेट्रोलियम है। क्या है, कोल तार और पेट्रोलियम। जैव शक्ति सिद्धांत का सर्वप्रथम खंडन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। सर्वप्रथम खंडन करने वाले ब्यूलर थे। कौन थे, ब्यूलर थे। कह रहा है कि ब्यूलर द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक पदार्थ क्या था। प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक पदार्थ था यूरिया। क्या था, यूरिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रवृत्ति कैसी होती है। कार्बनिक यौगिकों में बंधों में सहसंयोजक बंध बनते हैं जी, सहसंयोजक बंध बनते हैं। फिर कह रहा है कि C6H6 का आईपीसी नाम क्या है, एथेन है। क्या है, सिंपल में एकदम एथेन है, आईपीसी नाम एथेन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव हमारा मीथेन है। क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। दोस्तों एल्काइन का सूत्र होता है, एल्काइन का सूत्र C3H4 होता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग के लिए एल्कीन और एल्काइन दोनों का सूत्र लिखा हूँ, जो परीक्षा में आपको अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 ये हमारा एल्केन है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन का सूत्र है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्बनिक यौगिकों में से विवृत श्रृंखला वाला यौगिक है। कौन है जी, प्रोपेन है। कौन है, प्रोपेन है। विवृत श्रृंखला वाला यौगिक प्रोपेन है। कह रहा है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह CO होता है। क्या होता है, यहाँ पर CO क्रियात्मक समूह है। क्या है, CO क्रियात्मक समूह है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह COOH। हम जानते हैं एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, इसलिए इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, COOH। दोस्तों कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। एथिल एल्कोहल का एथेनॉल बोलते हैं। एथेनॉल क्या है, इसका IUPAC नाम एथेनॉल है। दोस्तों कह रहा है CH3CO CH2CH3 का IUPAC नाम क्या है। जानते हैं दोस्तों यह कीटोन ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है। और कह रहा है कि एथ मेथ प्रोप ब्यूट 4 है, तो ब्यूट कीटोन है तो ओन यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 2 ब्यूटेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनोन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनोन। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम मेथिनल है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन एसिटिक अम्ल का C3COOH का IUPAC नाम क्या है।
एसिटिक अम्ल का एपिसी नाम होता है एथिनोइक अम्ल। क्या होता है? एथिनोइक अम्ल। एसिड एल्डिहाइड का एपिसी नाम क्या होता है? एसिड एल्डिहाइड का एपिसी नाम एथेनॉल होता है। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वायु में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायु के रूप में ईंधन के रूप में एथिल एल्कोहल प्रयोग किया जाता है। एथिल एल्कोहल प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने में प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है कास्टिक सोडा। साबुन बनाने में क्या किया जाता है जी? कास्टिक सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या होता है? NaOH। फिर कह रहा है कि एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया है। एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। विकर्ण संबंध के तत्व कौन कौन है जी? लिथियम से मैग्नीशियम विकर्ण संबंध दिखाता है। लिथियम से मैग्नीशियम। क्या है जी? लिथियम मैग्नीशियम। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि निरूपक तत्व है। निरूपक तत्व क्या है? सोडियम एक निरूपक तत्व है। क्या है? सोडियम एक निरूपक तत्व है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा धातुएं हैं। मुद्रा धातुएं सोना और कापर हैं। मुद्रा धातुएं क्या हैं? सोना और कापर हैं। मुद्रा धातुएं सोना और कापर हैं। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक अंतः संक्रमण धातु है। क्या है जी? एक अंतः संक्रमण धातु है यूरेनियम। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है तृतीय आवर्त का तत्व है। तृतीय आवर्त का तत्व हमारा सोडियम। तृतीय आवर्त का तत्व है हमारा सोडियम, जो 11 से चालू होता है और तृतीय आवर्त में 11 से लेके 18 तक 8 तत्व होते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि प्रथम आवर्त अति लघु आवर्त जिसमें 2 तत्व होते हैं, और द्वितीय आवर्त जिसे लघु आवर्त कहते हैं जिसमें 8 तत्व होते हैं, और तृतीय आवर्त भी 8 तत्व होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। तीसरे में 8 भी होते हैं। चौथे और पाँचवें में 18 होते हैं जिसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। 6वें और 7वें को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वाधिक धनात्मक द्वितीय तत्व है। सर्वाधिक धनात्मक द्वितीय तत्व पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। हम जानते हैं कि धातु की सक्रियता श्रेणी में काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। जो कहने का मतलब यह है जो के है पोटेशियम है सबसे पहले ऊपर आता है। दोस्तों आप लोग आगे देखेंगे किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है। किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है? हम जानते हैं कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो तत्व है क्या है? ऑक्साइड उभयधर्मी है। कह कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।